सर कल वाला पोर्शन सर बुक में नहीं मिलेगा क्या? व्हाट अबाउट? सर कल की जो क्लास है सर उसका पोर्शन सर बुक में नहीं है क्या सर? वो आपको उसमें ऐसे गूगल में मिलेगा। एक्चुअली विंड फोर्सेस के लिए वो जो बुक्स जो मैंने बताई थी वो तो जस्ट अर्थक्वेक एनालिसिस मींस उसमें सिस्मिक का पार्ट रहेगा पूरा पूरा। ओके सर। Okay, once again, good morning, all of you students. In the last class, last video lecture, ये नॉर्मली अपन ने एक विंड मैप आप जो इंडिया का जो विंड मैप था उसको आपने सीन किया होगा। और अभी करंटली शायद तक ये विंड मैप किसी ने देखा था वापिस? ये जो ग्रीन ग्रीन जो पोर्शन है ये यस सर। पर्टिकुलर कितनी स्पीड का है ये? कौन बताएगा आप में से? 47 मीटर पर सेकेंड। ओके, एक अभी थोड़ा सा एक स्लाइड ये मैं देख लेता हूँ। देखो, ये windy.com पे ना जाना, सर्च करना पर्टिकुलर, तो मोस्टली आपको इंडियन मैप के अकॉर्डिंग जो मोस्टली सिटीज है उसके बारे में दे रखा है और विथ ना ऑल पैरामीटर्स दे रखा होंगे, विंड की स्पीड और उसकी ह्यूमिडिटी, रेन, टेम्परेचर, क्लाउड। अब ध्यान से देखना यहाँ पे पर्टिकुलर रीजन का कि इसमें इस वाले वेस्टर्न पार्ट में राजस्थान में ये विंड का ब्लोइंग जो नॉर्मली स्पीड जो है, देखो स्पीड और प्लस डायरेक्शन। अब ये जो डायरेक्शन जो है ना ये पर्टिकुलर यहाँ से इस डायरेक्शन से आ रही है अभी अभी के लिए, है ना। और जब नॉर्मली जब ये साउथ वेस्ट वाला जो पोर्शन है ये कब आता है? जब मानसून जब आएगा तो आपका ये पोर्शन ज्यादातर इफेक्ट करेगा ना। तो अभी इसमें ये देखो पूरा मैप देखो, पूरा वर्ल्ड का है जिसमें नॉर्मली विंड की डायरेक्शन विथ एनिमेशन दे रखा है इन्होंने कि कैसे विंड का ब्लोइंग जो डायरेक्शन है वो मोस्टली इस तरह से होता है ना। ओके, इसको सर्च करना और पर्टिकुलर जोधपुर के बारे में नोट आउट कर लेना, इसका पर्टिकुलर पूरा विंड का और नॉर्मली रेन का कितना परसेंट रेन होती है यहाँ पे, और फोरकास्टिंग, ये वेदर फोरकास्टिंग। मैं तो जस्ट आपको एक सिंपल इंट्रोडक्शन था कि इसमें पर्टिकुलर विंड की जो डायरेक्शन है ये पर्टिकुलर ये देखो इसमें जस्ट यहाँ इसमें नॉर्मली महाराष्ट्र और मुंबई के जस्ट नीचे देखो ये वाला पोर्शन कंटिन्यूअसली एक हरिकेन बनाने के बाद मतलब विंड का एक ब्लोइंग आपस में शायद काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन होने के बाद में वापस विंड को छोड़ रहे हैं ना। ओके, अब आते हैं अपन मेन टॉपिक पे। ओके, तो कल जो क्लास में अपन ने मोस्टली क्या कवर कर लिया था? कल की वाली क्लास में मोस्टली मैंने विंड फोर्स के बारे में पर्टिकुलर विंड बस कैन यू अनम्यूट योर माइक if you want any query or related questions? No, then you mute your mic. Okay, तो इसमें मोस्टली अपन ने कल क्या कवर कर लिया था? एक तो विंड फोर्स के मतलब क्या क्या फैक्टर्स हैं, और विंड प्रेशर इंटेंसिटी के क्या फैक्टर्स हैं, विंड को किस तरह डिनोट करते हैं, क्या क्या फ्रंक्शनल जो एरिया होता है इसका, जो आगे का जो एरिया होगा वो डिपेंड करेगा। ओके, और पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस किया था कि कार के लिए और ट्रक के लिए इसमें क्या क्या ऑब्जेक्ट हैं, ये वाला डिस्कस किया था। और सेकंड डिस्कशन किया था अपना विंड प्रेशर इंटेंसिटी के क्या क्या फैक्टर्स डिपेंड करते हैं एट ए पर्टिकुलर हाइट पे। 4 टाइप्स के फैक्टर्स जो है, सबसे पहला हाइट और शेप ऑफ द स्ट्रक्चर, उसकी टोपोग्राफी ऑफ द सराउंडिंग ग्राउंड, ग्राउंड की टोपोग्राफी वो, फिर विंड किस स्पीड से और प्लस उस विंड की या फिर एयर की जो डेंसिटी है वो क्या है उस टाइम पर्टिकुलर टाइम पे। फिर फोर्थ नंबर जो फैक्टर था कि विंड का जो अटैक है वो इंक्लिनेशन जो है वो किस में, क्या either the inclined or either the perpendicular to the surface। फिर आते हैं अपन विंड फोर्स कैलकुलेशन पे जिसमें मोस्टली
आईएस कोड के अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना है। मेरे साथ साथ में मैं वन बाय वन पूछूंगा आपसे। सबसे पहले धर्मेंद्र कि स्टेप 1 में क्या करते हैं? यस धर्मेंद्र, एम आई ऑडिबल टू यू? Am I audible to all of you? Can you hear me? Yes, sir. Where is धर्मेंद्र? अगर आपको लगता है कि मतलब क्लास मतलब मोस्टली अगर बोरिंग है या फिर आप मतलब ज्वाइन करके छोड़ रहे हो, ऐसा वाला वर्क तो नहीं कर रहे ना आप? No, sir. क्योंकि मोस्टली ऑनलाइन क्लासेस में ना आप ज्वाइन करके और आपको नहीं माना फिर मैं वीडियो ऑन कराऊंगा। और अटेंडेंस के लिए आना है तो आप प्लीज मत, मतलब मोस्ट आप तो अटेंडेंस के लिए तो बिल्कुल ही आना ही मत आप। अगर लगता है कि आपको अटेंडेंस के लिए आना है तो उसके लिए तो मैं नॉर्मली आपको अटेंडेंस फुल मार्क्स दूंगा, 100% अटेंडेंस आपकी। ओके, तो मैं सतीश से पूछता हूँ। सतीश, इन दी स्टेप 1 क्या चीज कैलकुलेट करता है और उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? कैन यू Yes, sir. फर्स्ट ऑफ ऑल सर बेसिक विंड स्पीड कैलकुलेट करके देखो वीबी से डिनोट करते हैं और मतलब ओके नॉर्मली इसको विंड मैप के थ्रू मतलब फाइंड आउट करते हैं। ओके और अगर विंड मैप के थ्रू दूसरा तरीका एक और टेबुलर फॉर्म में जो अपेंडिक्स ई में दिया गया है। ओके, देन सेकंड स्टेप अदिति बताएगी। इसमें बेसिक विंड स्पीड वहां से फाइंड आउट करने के बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं? सर रिस्क कोफिशिएंट। हाँ, there are the three different types of coefficient depends on the number of factors. तो फर्स्ट जो फैक्टर क्या था? रिस्क कोफिशिएंट फैक्टर है ना, और प्रोबेबिलिटी फैक्टर। ओके, और ये फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं? एक तो टेबल नंबर 1 से। ये आज की क्लास में अपनी मोस्टली ये जो तीनों जो फैक्टर है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे एज पर आईएस कोड 875 पार्ट 3। देन सेकंड जो है वो K2 क्या फैक्टर है? K2 फैक्टर को क्या क्या बोलते हैं? सर टेरेन फैक्टर। हाँ, टेरेन फैक्टर, और मोस्टली ये टेरेन प्लस हाइट एंड शेप ऑफ द स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करता है। देन थर्ड वन इज K3 क्या है? टोपोग्राफी फैक्टर। टोपोग्राफी फैक्टर। ओके, तो टोटल 3 टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्टर्स जो है उससे मल्टीप्लाई करने के बाद में मींस अगर वीजेड कैलकुलेट करना है तो डायरेक्टली वीबी तो बेसिक विंड स्पीड है, उसको कैरेक्टराइज करना है बाय द फैक्टर K1, K2 एंड K3। ओके, ये बेसिक विंड स्पीड का बताया था फॉर्मूला जो नॉर्मली गिवन दे रखा है और पर्टिकुलर किसी भी हाइट पे। और ये नॉर्मली क्या शो करता है? बेसिक जो विंड स्पीड है उसकी मैक्सिमम वैल्यू फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ द जस्ट 3 सेकेंड्स। मींस कि ये ऐसी स्पीड है जो स्ट्रक्चर पे जस्ट 3 सेकेंड लगे, उसका टाइम पीरियड इंटरवल। बट इसका जो रिटर्न पीरियड है वो 50 ईयर्स है। मींस इफ यू कैलकुलेट वीबी इक्वल टू 47, तो मींस वीबी जो है आपने फाइंड आउट कर लिया बाय द हेल्प ऑफ मैप, विंड मैप ऑफ द कंट्री एंड अपेंडिक्स ए। तो वीबी की जो वैल्यू है उसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो 3 फैक्टर से, तो वी सेट जो वैल्यू निकल रही है वो डिजाइन विंड स्पीड है। और उसका रिटर्न पीरियड मींस अगर इसकी वैल्यू आती है 45 मीटर पर सेकेंड, तो उसका मीनिंग है कि ये 50 साल में कम से कम एटलीस्ट वंस ये 45 मीटर पर सेकेंड तो आएगी मोर देन वन। एटलीस्ट मींस मोर देन वन, कि उसकी रिटर्न पीरियड इतना है कि 50 इयर्स में वंस एक बार तो ये स्पीड जो है उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर या उस पर्टिकुलर एरिया पे इस डिजाइन स्पीड पे आएगी। और उसका ड्यूरेशन कितना रहेगा? इंटरवल जस्ट 3 सेकेंड। ये है इसकी बेसिक मीनिंग। अगर आपसे
नॉर्मली इंटरव्यू या फिर किसमें पूछा जाए तो इसका बेसिक मीनिंग जो है वो है। और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, डायरेक्टली फैक्टर K1 K2 K3 मल्टीप्लाई दी डायरेक्ट बेसिक विंड स्पीड। ओके, यस उसके सर। बाद एक नॉर्मल उसके बाद नॉर्मल इक्वेशन किया था। अब आते हैं अपन, बेसिक विंड स्पीड देख लिया, डिजाइन विंड स्पीड देख लिया, और इसमें डिजाइन विंड स्पीड में K1 और K2 जो 3 है, कि टोटल जो 3 फैक्टर्स जो हैं, इन फैक्टर्स को कैसे कैलकुलेट करना है बाय द हेल्प ऑफ IS 875 पार्ट 3। ओके, देन उसके बाद अपन पढ़ेंगे डिजाइन विंड स्पीड PZ, वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। जब आपके पास डिजाइन विंड स्पीड आ गया तो यू कैन डायरेक्टली कैलकुलेट। यही आपको चाहिए था मेन अल्टीमेट पर्टिकुलर, जिस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं उस स्ट्रक्चर पे ये जो फोर्स जो है वो कैसे लेटरली एक्ट कर रहा है, और इसकी मैग्नीट्यूड जो है, इसका मैग्नीट्यूड है वो इस फॉर्मूले से निकलेगी। ओके, तो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्लास रहेगी कि K1 और K2 जो है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप ध्यान देना। अब आते हैं सबसे पहले K1। K1 है आपका रिस्क कोफिशिएंट, प्रोबेबिलिटी फैक्टर। ओके, ये डिपेंड करता है कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हो, मींस उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो फॉर ए डिजाइन पीरियड, ये डिजाइन पीरियड डिफरेंट टाइप्स हो सकता है, उसके बेसिस पे K1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देन K1 इज आल्सो डिपेंड ऑन दी बेसिक विंड स्पीड। अगर सबसे पहले पर्टिकुलर जिस एरिया की आप बात कर रहे हो, लेट्स एज्यूम जोधपुर या बाड़मेर की बात कर रहा हूं, तो उसमें कितना है 47, VB की वैल्यू कितनी है 47 मीटर पर सेकेंड। ओके, देन अब आते हैं कि उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की क्लास क्या है, वो क्लास डिपेंड करेगी। देयर आर दी 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लास फॉर कैलकुलेटिंग दी या फॉर डिटरमाइनिंग दी K1 कोफिशिएंट। ओके, फर्स्ट सबसे पहले अगर किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का डिजाइन लाइफ मींस उसकी मीन प्रोबेबल लाइफ कि वो कम से कम एटलीस्ट मींस वो उसकी मिनिमम वैल्यू 50 इयर्स तक वो बियर लोड कर सके और सेफली अपने पोजीशन पे स्टैंड हो सके विदाउट एनी डैमेजिंग, तो उस कंडीशन में उसकी डिजाइन लाइफ अगर 50 इयर्स आपको दे रखी है, और वो बिल्डिंग जो है ऑल जनरल टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर और बिल्डिंग अगर 50 साल के लिए डिजाइन कर रखी है, तो अपन K1 की वैल्यू फॉर दी बेसिक विंड स्पीड 47, वो टेबल से कितना आएगी कौन बताएगा। K1 की वैल्यू फॉर 1, यहां तक दिक्कत, तो 47 के लिए 1.0, और उसके लिए क्या होना चाहिए 50 इयर्स उसका होना चाहिए डिजाइन पीरियड। ओके, देन अब एक नोटिस करना, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि फॉर दी K1 वैल्यू, अगर आपके पास टेबल नहीं है अवेलेबल और 50 इयर्स के लिए है, तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू है फॉर ऑल काइंड ऑफ बेसिक विंड स्पीड वैल्यू, है ना। ऑल काइंड ऑफ बेसिक विंड स्पीड वैल्यू के लिए अगर 50 इयर्स उसका डिजाइन पीरियड है, तो कितनी वैल्यू होगी इसकी K1 की, यूनिट 1। अब आते हैं नेक्स्ट सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट है पर्टिकुलर कौन सी क्लास, इफ द टेम्पररी सेट्स स्ट्रक्चर सच एज दोज यूज ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन, मींस आपको जस्ट क्या करना है, जब आपका ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन है और उसके साइड में आप कोई भी टेम्पररी सेट्स बनाते हैं, आपने नोटिस किया होगा टिन सेट का ईंट्स के द्वारा जब तक कंस्ट्रक्शन पूरा होता है तब तक, और फॉर एग्जांपल क्या बता रहे हैं, फॉर्म वर्क हो गया, फॉल्स वर्क हो गया, स्ट्रक्चर ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन स्टेज हो गया, बाउंड्री वॉल्स हो गई, ये सारी क्या है, उसका पर्टिकुलर डिजाइन पीरियड क्या है 5 इयर्स। 5 इयर्स तक अगर वो बियर कर सकता है और लोड ले सकता है,
तो उसके लिए पर्टिकुलर डिफरेंट टाइप्स ऑफ विंड स्पीड के लिए कितना हो जाएगा। और अपना केस कौन सा है, जोधपुर या बाड़मेर या वेस्टर्न राजस्थान, तो उसके लिए 47। तो फॉर क्लास ऑफ द 2 K1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कौन बताएगा। K1 की वैल्यू डायरेक्टली गो टू, 0.71। हाँ 0.71, तो यहाँ पे लिख दो 0.7। ओके, तो फर्स्ट कौन सा था, ऑल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर आर बिल्डिंग, जिसका डिजाइन पीरियड हो 50, तो उसका लेना है डायरेक्ट यूनिट। सेकंड था टेम्परेरी स्ट्रक्चर, याद रखना टेम्परेरी स्ट्रक्चर फॉर 5 इयर्स डिजाइन पीरियड है, तो उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यू वैल्यू होगी। और इन पर्टिकुलर आवर कंसिडरेशन डिजाइन जो विंड स्पीड है वो 47 है, तो उसके लिए अपन ने ले लिया 0.7। अब आते हैं थर्ड वन किसके लिए, बिल्डिंग्स एंड स्ट्रक्चर्स presenting a low degree of hazards to the life and property in the event of failure। ये क्या है, इसमें जो सीवरेबिलिटी है हजार्ड की वो क्या है, माइल्ड से भी कम है, लो लेवल है। अब क्या है कि इसमें रिस्क फैक्टर जो है वो बहुत कम ले रहे हैं। रिस्क फैक्टर कैसे कि ये लाइफ और उसकी प्रॉपर्टीज के लिए जो हजार्ड की जो डिग्री है वो लो है। कैसे टाइप के स्ट्रक्चर इसमें आते हैं, आइसोलेटेड टावर्स इन वुडेड एरिया, अगर कहीं पे टावर्स बन रहा है और वुडेड एरिया, जैसे नॉर्मली पर्टिकुलर वुडन टाइप के जो स्ट्रक्चर फॉरेस्ट एरिया में अगर वहां पे है, तो उसमें पर्टिकुलर लाइफ नहीं है ना। अगर ये सेम स्ट्रक्चर अगर कहीं पे फॉर सिटी या फिर टाउन में होता, तो उसका क्या होता है, रिस्क फैक्टर ज्यादा होता है ना, उसको ज्यादा कंसीडर करना पड़ता है। लेकिन अगर फॉरेस्ट एरिया या फिर फार्म टाइप्स की बिल्डिंग है, वहां पे क्या है, अगर आपका टावर डिमोलाइज होता है या फिर आपका डैमेज भी होता है या कोलैप्स होता है, तो इतना लो डिग्री ऑफ हजार्ड रहेगा। और उस पर्टिकुलर जो टावर्स है या फिर उस पर्टिकुलर जो स्ट्रक्चर है उसका डिजाइन पीरियड जस्ट 25 इयर्स है, तो उसके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ K1 फैक्टर एज पर बेसिक विंड स्पीड। और अपना कंसिडरेशन किसके लिए, 47 के लिए। तो कितनी वैल्यू लिखूं मैं इसको, इसके लिए K1 की वैल्यू लिखूंगा 0.90। यहां तक समझ में आ गया। ये लैंग्वेज एग्जिट सेम टू सेम आपके क्वेश्चन में आएगी। अगर आपको ये लैंग्वेज अगर नहीं पता और इसका अगर सिनोनिम्स अगर लिख दिया इन दी फॉरेस्ट एरिया, तो कंफ्यूज मत होना, लॉजिक देखना और डिजाइन पीरियड देखना। सबसे पहले तो डिजाइन पीरियड से फाइंड आउट कर सकते हो K1 की वैल्यू। ओके, आगे बढ़े, यस और नो। यस सर। ओके, तो फोर्थ नंबर है अपनी पर्टिकुलर इंपोर्टेंट टाइप की बिल्डिंग, जस्ट हॉस्पिटल, कम्युनिकेशन सेंटर्स, पावर प्लांट्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ टावर्स, जहां पे रिस्क फैक्टर ज्यादा है। रिस्क फैक्टर ज्यादा तो मतलब K1 की वैल्यू भी ज्यादा। अगर आपकी प्रोबेबिलिटी मींस यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है कि डैमेज होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, प्लस उससे करस्पॉन्डिंग कोलैप्स होने की। अगर पावर प्लांट फेल हो गया तो उसमें बहुत ज्यादा डैमेज और एक कैजुअलिटी होगी हैपन। बिल्डिंग्स और टावर है, अगर कम्युनिकेशन की है, मतलब सिटी और बड़े मेट्रो सिटी में, तो अगर वो डैमेज होती है तो बहुत बड़ा। और उसका टाइम पीरियड 100 इयर्स होता है। मींस बार बार पावर प्लांट और इतना बड़ा कैपिटल इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो इस टाइप की जो बिल्डिंग्स होती है उसका टाइम पीरियड जनरली 100 इयर्स रखते हैं। और उसका रिस्क फैक्टर मोर देन 1 होता है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में काफी बार पूछा हुआ है कि अगर आपका इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जिसका डिजाइन पीरियड 100 इयर्स है, तो उसका रिस्क फैक्टर में बी। अब आप बोलोगे सर मेरे को तो याद ही नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है, लॉजिक देखना है कि वो बोलेगा रिस्क फैक्टर इज कंसीडर यूनिट, रिस्क फैक्टर इज लेस देन 1, और रिस्क फैक्टर ग्रेटर देन 1, एंड रिस्क फैक्टर टेकन एज 0। 0 तो होगा ही नहीं, तो उसने 0 भी लिखा है, तो सबसे पहला ऑप्शन ये काटना है। देन अगर सबसे पहले अपने को पता है अगर 50 इयर्स के लिए है आपका स्ट्रक्चर तो यूनिट होता है। अब बचा ऑप्शन 1 और 2।
इन दोनों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ए, बी और सी, कौन सा ऑप्शन राइट होगा? सी। ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1, सी। तो ये पूछा जाता है आपको गेट और ईएस में, या फिर आपको लॉजिक, मतलब जब भी इंटरव्यू या फिर कहीं पे, कि आपका पर्टिकुलर जो K1 जो फैक्टर है वो किस टाइम क्या कंसीडर करना है और कैसे करना है। ओके, तो विदाउट टेबल वी कैन कंक्लूडेट, एक तो अगर डिजाइन आपका पीरियड ऑल का टाइप ऑफ जनरल बिल्डिंग्स और स्ट्रक्चर्स है उसका 50 इयर्स है, तो यू कैन डायरेक्टली टेक K1 इक्वल टू यूनिट वैल्यू, एक तो ये वैल्यू लेनी है। देन दूसरा सेकंड लॉजिक है कि अगर आपका स्ट्रक्चर जो है उसका डिजाइन पीरियड 100 ईयर्स है और वो पावर प्लांट और कम्युनिकेशन टावर और बिल्डिंग्स है और हॉस्पिटल्स है और मन मींस वहां पे इंपोर्टेंस है, तो उसका K1 जो फैक्टर है ऑलवेज ग्रेटर देन यूनिट। ये दो कंक्लूजन जो पॉइंट है ये मार्क कर देना, आप अपने नोट्स में लिख देना बाय दी टेबल जो 1 है। मींस ये जो डेटा जो है वो तो ओके, वेल एंड ओके, अगर आपके पास कोड है या फिर आपके पास टेबुलर फॉर्म में आप जाके डेटा कॉपी कर सकते हो, बट आपके पास विदाउट टेबल आपको क्या चीजों का ध्यान रखना है, क्या चीज का कंक्लूड करना है, तो उसमें याद रखना कि इन चीजों को, ये जो मैं नोट्स बना रहा हूं, कि 2 पॉइंट जो है आपके नोट्स डाल के लिख देना। ओके, यहाँ तक ऑल इज क्लियर? यहाँ तक क्लियर, सबको समझ में आया? यस यस सर। सर। ओके, तो K1 की वैल्यू अपन ने फाइंड आउट कर ली है। ओके, फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लास 1 2 3 4। कैन यू म्यूट द माइक? सतीश, कैन यू म्यूट द माइक? ओके, अब आते हैं नेक्स्ट, सेकंड है आपका स्पेशल नोट। ये है K1 फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए फॉर स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, जहां पे रिस्क जो फैक्टर है वो बहुत मीन्स 1000 जो लेवल है वो वेरी सीवर, ये पूछा जाता है। अगर 1000 लेवल वेरी सीवर है तो उस कंडीशन में आपका जो K1 जो फैक्टर है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब पर्टिकुलर जो है, जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट, अब ध्यान से देखो, अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट का अगर डैमेज या फिर कोलैप्स होता है तो कितना बड़ा कैजुअलिटी होती है, बहुत बड़ा लेवल होता है ना उसका, और इनका रिटर्न पीरियड भी कितना होता है, मतलब जैसे पर्टिकुलर जो लेवल जो होता है वो 100 to 1000 ईयर्स होता है। अब उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के लिए अगर लिखा जाए कि अगर आपको दिस इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर जस्ट लाइक न्यूक्लियर पावर प्लांट, सैटेलाइट हो गया जहां पे आपका कम्युनिकेशन है, इस टाइप के स्ट्रक्चर अगर डैमेज होते हैं तो बहुत बड़ा सैटेलाइट कम्युनिकेशन टावर हो गया। ये ये लिखना ही है ना, पर्टिकुलर कौन सी कैटेगरी के टाइप के स्ट्रक्चर के लिए बात कर रहे हैं। उसके लिए इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर के लिए K1 जो फैक्टर है वो लगभग मींस इसका मतलब सॉरी K1 नहीं, कि इसका प्रोबेबिलिटी फैक्टर मींस इसकी अगर प्रोबेबिलिटी बोलूं मैं वो है 0.63। ओके, कि ये क्या है, मैक्सिमम है, मींस इससे लोअर वैल्यू तो हो ही नहीं सकती। ओके, प्रोबेबिलिटी की। अब आते हैं इसका पर्टिकुलर K1 फैक्टर जो है वो डिपेंड करता है कि x एंड मींस एक्सट्रीम विंड सर स्पीड फॉर ए K1। यस सर, ये प्रोबेबिलिटी फेलियर स्ट्रक्चर के फेलियर की है क्या? हाँ, मतलब ये दोनों टाइप के जो इंपोर्टेंट टाइप के स्ट्रक्चर जो है ना, ये डिपेंड कर रहा है कि इस पर्टिकुलर मींस कि इस पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी फैक्टर पे विंड स्पीड जो है वो, मतलब ये इसका मीनिंग है डायरेक्टली
कि इफ वी कंसीडर मैक्सिमम वैल्यू और एट प्रेजेंट वैल्यू, है ना, कि ये 100 में से अभी कितना परसेंट लग रहा है, वो डिपेंड करेगा कि उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर कौन से जोन में है, और वो जोन भी डिफाइन करता है, और उसके करस्पॉन्डिंग दो फैक्टर देगा, ए और बी। ओके, तो ये फैक्टर जो है कैसे फाइंड आउट निकलता है, केवन कि उसकी एक्सट्रीम विंड स्पीड फॉर गिवन वैल्यूज ऑफ एन और पीएन। एन और पीएन है वो डिपेंड करता है कि आपका जो स्ट्रक्चर है उसकी, पहली बात कि डिजाइन लाइफ कितनी है, ठीक है। सेकंड, जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट की है ना, 50 इयर्स नहीं रखते, ऐसा नहीं कि 50 इयर्स के बाद में फिर बनाना पड़ेगा उसको, इसकी तो 100 इयर्स से भी ज्यादा लेते हैं, 1000 इयर्स, इतना इसको कैपिटल, बहुत बड़ा अमाउंट कैपिटल इन्वेस्ट होता है, ये इनका जो डिजाइन पीरियड होता है बहुत बड़ा होता है, क्योंकि वंस यू इन्वेस्ट ए बहुत ह्यूज कैपिटल इन ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स, है ना। तो ऐसा तो नहीं है जस्ट अपना होम जो नॉर्मली बार बार कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, आफ्टर 50 इयर्स फिर बना दिया आपने, तो इस टाइप के स्ट्रक्चर जो है बहुत कॉस्टली होते हैं। ओके, आगे समझ में। यस सर। तो एन तो हो गया उसका मीन प्रोबेबल डिजाइन लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, देन टीएन, जिस पर्टिकुलर लेवल के लिए आप फैक्टर, प्रोबेबिलिटी फैक्टर के लिए बता रहे हो, रिस्क लेवल जो है वो गिवन वैल्यू होगी कि लेट्स अज्यूम कि आफ्टर 105 इयर्स कंसेक्यूटिव इयर्स, वंस इट प्रोबेबली कि ये इस पे डिजाइन जो स्पीड है, एक्सट्रीम जो डिजाइन स्पीड है, वो प्रोबेबिलिटी फैक्टर है मोस्टली कि इसका लगभग 80% हो सकता है, मींस 0.8 हो सकता है। तो अब आपके लिए एन एन की वैल्यू हो जाएगी जिसमें डिजाइन लाइफ के लिए हो गया 105 इयर्स, और इसमें पीएन की वैल्यू हो जाएगी 0.8। ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। ओके, अब आते हैं स्टैंडर्ड फैक्टर। स्टैंडर्ड फैक्टर के लिए मैंने क्या बताया, एक तो एन की वैल्यू है 50 इयर्स और पीएन की वैल्यू है 0.63, उसके करस्पॉन्डिंग इस फैक्टर की वैल्यू जो है वो K1 इक्वल टू A माइनस बी फैक्टर ब्रैकेट ln ब्रैकेट में माइनस 1/n ln 1 माइनस pn प्रोबेबिलिटी फैक्टर डिवाइडेड बाई A प्लस 4 टाइम्स ऑफ दी B। इस फैक्टर की मैक्सिमम जो कैप A प्लस 4 भी है, और ए और बी जो कोफिशिएंट है विच इज दी डायरेक्टली डिपेंड ऑन दी बेसिक विंड स्पीड जोन। जो इंडिया विंड जो मैप है उसमें 1 2 3 4 5 6 टाइप के डिफरेंट टाइप्स ऑफ जोन में डिवाइड किया है, और अपन शुरू से क्या कंसीडर कर रहे हैं, वेस्टर्न राजस्थान या जोधपुर सिटी या बाड़मेर सिटी, उसके लिए 47, और ए और बी की वैल्यू आप निकाल दी 88.0, और क्या है नेक्स्ट वैल्यू 20.5, तो बी की वैल्यू होगी 20.5। यहां तक क्लियर है कि नहीं, यहां तक क्लियर। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ यस केस है। सर। इक्वेशन ये आईएस कोड से आप लेना, गिवन देगा, याद करने की जरूरत नहीं है इतनी बड़ी इक्वेशन। फैक्टर जरूर याद रखना कि इसका मैक्सिमम फैक्टर सर नीचे जो फैक्टर होता है 50 इयर्स के लिए, और प्रोबेबिलिटी फैक्टर 0.63 लेते हैं। ओके, तो इस तरह आपका टोटल जो है वो K1 वैल्यू जो है वो कवर होता है। पहला, सबसे पहला टेबल से फाइंड आउट करना है। अगर आपका ऑल जो क्लास ऑफ द स्ट्रक्चर, जैसे स्ट्रक्चर बोल दिया आपका टेम्परेरी स्ट्रक्चर है बाय सेट टाइप का, जिसका डिजाइन पीरियड है 5। अब आपको पूछे K1 की वैल्यू निकालो पर्टिकुलर जिस बेसिक स्पीड जोन में, तो अपन सीधा टेबल पे सेकंड नंबर देखा, उसके करस्पॉन्डिंग 47 देखा, और इसकी वैल्यू नोट डाउन कर दी 0.7। ओके, अब आपसे स्पेशल केस बोला कि फॉर द न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए पर्टिकुलर फैक्टर जो निकालना है, रिस्क फैक्टर K1 बाय द हेल्प ऑफ द ए इक्वेशन। ओके, और उसमें दे रखा होगा कि n की वैल्यू मींस मीन प्रोबेबल उसकी लाइफ मान लो 105 इयर्स,
और उस पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी की दे रखी है 0.80। तो इसके करस्पॉन्डिंग आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बढ़े, आगे बढ़े, यस और नो? यस सर। ओके, अब आते हैं, सेकंड है आपका फॉर फाइंडिंग K2 फैक्टर। तो एक तो ये टेरेन, फिर दूसरा हाइट एंड साइज ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, K2 फैक्टर। तो K2 जो है वो डिपेंड करता है सबसे पहला टेरेन कैटेगरी। एज पर IS कोड there are the 4 different types of category directly known as category 1, 2nd, 3rd and 4th. Okay, we can go through the IS code and note down this value. Page number 8, clause number 5.3.2, ये नोट डाउन रखना, ठीक है। ये आप नोट रखना 5.3.2, पेज नंबर 8, IS 875। ओके, अब ध्यान से देखना, बहुत सिंपल है ये, जस्ट वैल्यू याद रखनी है आपको। अगर वैल्यू याद रखोगे तो आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा। ओके, फर्स्ट यहां पे लिखना है आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या स्ट्रक्चर, जिस पर्टिकुलर की बात कर रहे हो, और उसकी लोकेशन, स्ट्रक्चर की लोकेशन मींस सराउंडिंग एरिया। ओके, ये आपकी कैटेगरी 1, 2, 3, 4। ओके, इसको क्या करना, ये तो क्लॉज दे रखे हैं अपन को, आप जाके एक टेबल बना देना। ओके, तो टेबल में क्या होगा, सबसे पहला कैटेगरी 1 के लिए इफ योर स्ट्रक्चर और एनी ऑब्जेक्ट सराउंडिंग दी, ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है ना, कि ये खुद के स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा, ध्यान से सुनना यहाँ पे, कि जस्ट इफ योर, ये आपकी बिल्डिंग है, अब इसके सराउंडिंग में क्या क्या ऑब्जेक्ट हैं, सराउंडिंग में भाई पेड़ भी हो सकता है, और कोई बड़ी सी वॉल हो सकती है, प्लांट हो सकता है, कोई पावर प्लांट हो गया। तो ये तो है आपका स्ट्रक्चर, ठीक है, और दीज आर दी ऑब्जेक्ट। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। ओके, तो फर्स्ट कैटेगरी है इफ योर सराउंडिंग एरिया आर एक्सपोज्ड ओपन टेरेन विथ ए फ्यू or no obstruction in which the average height of any object surrounding structure is less than 1.5। कि अगर आपका सराउंडिंग ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी एक तो या तो हाइट जो है वो लेस देन 1.5 मीटर हो, और ऑब्स्ट्रक्शन हो या तो बहुत कम हो या फिर एकदम प्लेन हो, तो ऐसा कहां मिल सकता है आपको, वो मिल सकता है यू कैन ओपन सी कोस्ट एरिया या फिर फ्लैट ट्री लेस प्लेन्स एरिया। ओके, क्वेश्चन में आपको क्या देंगे, ये क्वेश्चन में कभी तो दे देंगे ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके, और सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स, अदर वर्ड में अगर बोले वो, और दूसरा बोल दे कि पर्टिकुलर जो एरिया है टेरेन वो आर ओपन सी कोस्ट है। तो उसको कौन सी कैटेगरी में अपन इंक्लूड करेंगे, कैटेगरी नंबर
1? Yes or no? Yes sir. Then second, यस सर। इसका एक और एग्जांपल कि वो किस टाइप का हो, फ्लैट, फ्लैट ट्रीलेस, एक भी पेड़ नहीं होना चाहिए वहां पे, और प्लेन्स एरिया। तो ये है आपकी कैटेगरी 1। ओके, तो कैटेगरी 1 के अकॉर्डिंग इफ योर सराउंडिंग ऑब्जेक्ट हाइट इज लेस देन 1.5 मीटर and your obstruction are very few or no obstruction, these are terrain categorized in the category number 1, or this type of terrain we can observe in open sea coast area and flat treeless plain area. Okay, यहाँ तक क्लियर? ऑल थिंग्स आर क्लियर? Yes sir. ओके, सेकंड आते हैं कैटेगरी नंबर 2। अब कैटेगरी नंबर 2 में आपकी अगर सराउंडिंग ऑब्जेक्ट या फिर जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसकी हाइट आती इन बिटवीन 1.5 मीटर टू 10 मीटर। अगर वो सराउंडिंग जो हाइट है 10 मीटर क्या है मैक्सिमम हाइट, अगर वहां पे सिंगल ऑब्जेक्ट भी अगर हाइट 10 मीटर से ज्यादा है तो वो कैटेगरी नंबर 2 में नहीं इंक्लूड होगा, वो बिफोर गो टू कैटेगरी नंबर 3। ओके, देन क्या लैंग्वेज है भाई इसकी? लैंग्वेज है डायरेक्टली कि इफ द ओपन टेरेन विथ वेल स्कैटर्ड ऑब्जेक्ट, अगर ओपन टेरेन है और आपके ऑब्जेक्ट जो है वो वेल स्टैगर्ड है, मींस कंजेस्टेड नहीं है, और उनकी हाइट जो है वो 1.5 टू 10 मीटर, देन कैटेगराइज इनटू द सेकंड कैटेगरी नंबर 2। और इस टाइप के जो स्ट्रक्चर जो है वो मींस नियर सराउंडिंग जो एरिया है वो किस टाइप का एरिया होगा? क्या हो सकता है भाई? पार्क हो सकता है ना, पार्क में मोस्टली इतना बड़ा नहीं होता है एरिया, अगर पार्क है तो 10 मीटर से तो बड़ा नहीं होगा ना कोई भी। और एयर टाइप के फील्ड्स हो गए, ओपन लैंड, ओपन लैंड हो गया नियरेस्ट एडजस्टेड टू सी कोस्ट, सी कोस्ट के जस्ट मीन्स ये सी है, ये ये वाटर का लेवल यहाँ पे। अब ये जो पोर्शन है वो मोस्टली रिमेनिंग, अगर ट्रीज भी है अवेलेबल तो उसकी हाइट 10 मीटर से कम होगा। तो इस टाइप का जो टेरेन जो होगा वो कैटेगरी नंबर 2 में इंक्लूड होगा। ओके, दिस इज द क्राइटेरिया फॉर द मेजरमेंट ऑफ रीजनल बेसिक विंड स्पीड्स एंड इंक्लूड्स द एयरफील्ड्स, ओपन पार्क लैंड्स, अनडेवलप्ड, ये नाम याद रखना, अनडेवलप्ड स्पेशली built up outskirts of the towns and suburbs, open land adjacent to sea coast may be also be classified in the category number 2 due to roughness and large sea waves at the high winds. Okay, तो कैटेगरी नंबर 2 क्लियर हुआ? ये एक दो बार पढ़ने के बाद में क्लियर होगा कि पर्टिकुलर कैटेगरी नंबर कौन से मैटर है आपने क्लासिफाइड किया। तो इसमें याद रखना, एक तो ऑब्जेक्ट की जो हाइट है 1.5 मीटर टू 10 मीटर होना चाहिए, और स्टेकर टाइप के ऑब्स्ट्रक्शन होंगे, और ये पर्टिकुलर कहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं? पार्क्स, एयरफील्ड्स, ओपन नियर जो ओपन लैंडेड जो सी कोस्ट जो एरिया होता है वो, और दो तीन और कैटेगराइज किया था अनडेवलप, अगर आपका कोई अनडेवलप बिल्टअप एरिया है नियरेस्ट में, वहां पे कोई भी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं है तो उसको इस कैटेगरी नंबर 2 में इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, ऑल क्लियर नाउ? कैटेगरी नंबर 2 all understand to you? Yes sir. Okay, then we go to the third number category. In the third number category, the terrain with numerous closely spaced, मतलब यहाँ पे आ गई अब आपकी सिटी टाउन टाइप का। यहाँ पे आपके क्या हो जाएंगे? एक तो जो हाइट जो है, having the size of the building structure up to
10 मीटर, बट ऑब्जेक्ट जो है मींस ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो क्या है, क्लोजली स्पेस्ड। ध्यान रखना, अगर आपकी मान लो हाइट जो है वो 9 मीटर है, बट वहां के सराउंडिंग जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो क्लोजली स्पेस्ड है, तो उसको कैटेगरी नंबर 3 में डालना है। डायरेक्टली ऐसे मत लिखना कि ऑब्जेक्ट की हाइट 9 मीटर है तो 1.5 टू 9 मीटर के बीच में डालना, नहीं। यहाँ पे क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो स्कैटर्ड है, बहुत ज्यादा बिखरे हुए हैं, बहुत दूर दूर तक ये मान लो ऑब्स्ट्रक्शन होंगे। ओके, up to 10 मीटर इन दी हाइट और विदाउट ए फ्यू आइसोलेटेड टॉल स्ट्रक्चर, बहुत कम टाइप के स्ट्रक्चर टॉल स्ट्रक्चर होंगे, तो इस टाइप के पर्टिकुलर कैटेगरी को इसमें इंक्लूड करेंगे। और ये अप टू हाइट हो गया, नॉट ग्रेटर देन 10 मीटर मींस अप टू दिस, देन इस टाइप के स्ट्रक्चर जो है वो पर्टिकुलर कहां पे दे सकते हैं, एक तो वुडेड एरिया, this category include the well wooded area, towns, industrial area और पार्सली डेवलप्ड टाइप के, मतलब टाउन ले सकते हो, छोटे छोटे जो शहर हो गए, डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो टाउन्स होते हैं उनको कंसिडर कर सकते हो। ओके, और इंडस्ट्रियल एरिया जहां पे अगर हाइट ज्यादा नहीं है वहां पे, तो यू कैन कैटेगराइज इन दी कैटेगरी नंबर 3। देन अब आते हैं अपन नेक्स्ट कैटेगरी, इसमें 4 नंबर कैटेगरी। ओके, तो ये जो 4th नंबर की जो कैटेगरी है वो क्या डिपेंड कर रही है डायरेक्टली, जस्ट ओके, 4 नंबर कैटेगरी, कैन यू सी दिस नंबर, विजिबल है कि नहीं, आई थिंक विजिबल होना चाहिए। यस सर। ओके, तो कैटेगरी नंबर जो 4 है वो डायरेक्टली डिनोट करती है वेरी कंजेस्टेड और हाईली क्लोजली स्पेस ऑब्स्ट्रक्शन जिसकी हाइट इज मोर ग्रेटर देन 25 मीटर, जिसको बोलते हैं मेट्रो सिटी और बहुत सारे सिटी सेंटर एरियाज, ये वेल डेवलप इंडस्ट्रियल एरिया कॉम्प्लेक्स हो गए, बहुत बड़े ट्रेड मार्केट्स हो गए, उस टाइप के सारे इस पर्टिकुलर कैटेगरी में आते हैं। तो लार्ज सिटी सेंटर्स, साथ साथ में लिखते रहना, वेल डेवलप इंडस्ट्रीज कॉम्प्लेक्स, डायरेक्टली एक तो हाइट का ऑब्जर्वेशन देखना, और थर्ड टाइप की जो कैटेगरी है उसमें ध्यान रखना, सेकंड और थर्ड में एक तो हाइट होनी चाहिए अप टू 10 मीटर, बट इन दिस केस थोड़ा क्लोजली स्पेस टाइप के ऑब्स्ट्रक्शन होंगे, और इसमें स्कैटर टाइप के ऑब्स्ट्रक्शन होंगे। ओके, नाउ इज ऑल क्लियर, कैटेगरी टाइप टेरेन आपने देख लिया, सब कुछ क्लियर। यस सर। ओके, अब आते हैं इसकी सेकंड पोर्शन, क्योंकि K2 जो फैक्टर क्या था, एक तो टेरेन, फिर था हाइट एंड साइज ऑफ स्ट्रक्चर, इस पे भी डिपेंड कर रहा था। तो ये तो हो गया क्लियर, इसमें आपके कैटेगरी आ गए डिफरेंट टाइप्स ऑफ 1 2 3 4। अब आते हैं हाइट और साइज के ऊपर, उसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर जो है आर डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट क्लासेस। सबसे पहले लिखो क्लास ए, क्लास ए डायरेक्टली है, एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूं, फिर आपको कोड में मैं बता देता हूं क्लॉज नंबर कितना है। क्लॉज नंबर IS 875 part 3, we can go to the IS code, then categorize the this all things or of the category हो गई 4। अब आते हैं अपन क्लास पे, ये ओके, आई थिंक शायद तक क्लास 3 होनी चाहिए, 4 नहीं है, एक करेक्शन कर दो, 4 की जगह 3 लिख दो, आई थिंक कैटेगरी के अकॉर्डिंग याद रहेगा। तो टोटल 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लास एच पर IS कोड और स्ट्रक्चर की हाइट पे भी डिपेंड करता है। ओके, अब आते हैं
इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की हाइट और साइज के अकॉर्डिंग, क्लास ए के अकॉर्डिंग, अगर स्ट्रक्चर हैविंग मैक्सिमम, ध्यान से देखना इस लाइन को, मैक्सिमम डायमेंशन लेस देन 20 मीटर। अगर मैं एग्जांपल दूं, इफ ए स्ट्रक्चर which has height equal to 12 meter and width equal to 14 meter and this length equal to 18 meter, तो इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की हाइट तो आपने लिख दी 12 मीटर, विड्थ लिख दी आपने 14 मीटर, लेंथ इक्वल टू 18 मीटर। तो इस स्ट्रक्चर की मैक्सिमम डायमेंशन कौन सी होगी? सर लेंथ। लेंथ। तो इसकी मैक्सिमम जो डायमेंशन होगी वो हो जाएगी लेंथ, और उसकी लेंथ की वैल्यू कितनी है? 18 मीटर। लेंथ इक्वल टू 18 मीटर और विच इज लेस देन 20 मीटर। ऐसा मत देखना कि मैक्सिमम सर ने हाइट का बोला है, हाइट का नहीं, ये पर्टिकुलर साइज पे डिपेंड कर रहा है स्ट्रक्चर की। ओके, समथिंग सराउंडिंग साउंड आ रही है, एक बार मैं टर्न ऑफ कर देता हूँ। Now, am I audible to all of you? Yes sir. Okay. Something surrounding sound जो है वो आ रही है क्या आपको? No sir. ओके। तो वो वैसे भी वो कोरोना के लिए गाइडलाइंस के लिए बता रहे हैं, वो वैसे भी आप सुनोगे तो भी अच्छा ही है, थोड़ा डिस्टर्ब नहीं हो जाए, इसलिए मैंने म्यूट कर दिया था माइक को। ओके, तो कहते क्लास ऑफ द स्ट्रक्चर ए जो है वो अपन ने फाइंड आउट कर लिया। ओके, अब आते हैं क्लास बी। वो डायरेक्टली डायमेंशन देखना, हैविंग द मैक्सिमम डायमेंशन 20 to 50 मीटर। बहुत बड़ा स्ट्रक्चर हो तो डायरेक्टली इसमें एक ही चीज याद रखना कि एक तो मैक्सिमम डायमेंशन ऑफ स्ट्रक्चर लेना, कंसीडर करना है,
अगर उसकी फर्स्ट लेस देन 20 मीटर है तो डायरेक्टली लिख देना है क्लास ए, और 20 to 50 मीटर है तो डायरेक्टली लिख दो क्लास बी, और सेकंड है मोर देन 50 मीटर, greater than 50 meter, then directly show the class C. A, B, C, A, B, C, less than 20, greater than 50 और in between. ये आपका कंक्लूजन. ओके, ओके, यस और नो? यस सर। ओके यस सर। तो अब अपन ने K2 के लिए क्या क्या पढ़ लिया, कौन बताएगा? K2 फैक्टर के लिए फर्स्ट एक तो क्या पढ़ा था? टरेन क्लासिफिकेशन, टरेन कैटेगराइज, वो कितनी थी कैटेगरी? 4, 1 2 3 4। और दूसरा था अपना साइज और हाइट ऑफ स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उस स्ट्रक्चर की क्लास ए बी सी। अब आते हैं मेन पॉइंट। अगर आपको ये 2 पॉइंट पता है तो यू कैन इजिली फाइंड आउट द K2 वैल्यू बाय द हेल्प ऑफ द टेबल नंबर 2 इन द IS कोड 875 पार्ट 3। ओके, ये है आपकी टेबल नंबर 2 IS कोड पार्ट 3, और ये डिपेंड करती है एक तो कि सबसे पहले फाइंड आउट करना है आपको स्टेप 1 टरेन की कैटेगरी। ओके, टरेन की कैटेगरी आपने 1 2 3 4। दूसरा स्टेप है इसका कि स्ट्रक्चर क्लास ए बी सी। देन तीसरा स्टेप है हाइट ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है ना? तो देखो K2 जो फैक्टर है वो 3 चीजों से बना हुआ है। पहला टरेन की कैटेगरी, मींस पहला फैक्टर बताया था ना टरेन का, तो टरेन पे कैटेगरी होगी 1 2 3 4। दूसरा था साइज ऑफ स्ट्रक्चर, तीसरा था उसकी हाइट। तो तीनों चीज को कंसीडर करते हुए टेबुलर फॉर्म में आपको क्या दिए हैं? K2 की वैल्यू। अब आते हैं जस्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल लिखो यहां पे, इन वेस्टर्न राजस्थान जैसलमेर एरिया और सम एरिया जानते हो ना? हैव यू विजिटेड और नॉट? यस। ओके, तो आपका है सम पे मेरे को एक स्ट्रक्चर बनाना है जिसकी हाइट है इक्वल टू 15 मीटर। ओके, क्लियर? एंड structure has the dimension equal to length equal to 25 meter, width equal to 20 meter, then height equal to 15 meter। मुझे ये स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करना है और लोकेशन है मेरी वेस्टर्न राजस्थान के जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट का सम एरिया। अब मेरे को आप फाइंड आउट करोगे K2 की वैल्यू। हाउ टू फाइंड आउट दी K2 वैल्यू? K2 वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले तो सर इसका ये टेरेन कैटेगरी देखेंगे सर। हाँ, तो टरेन की कैटेगरी क्या है, कौन बता सकता है? कैटेगरी 1 कैटेगरी 1 या 2? सम एरिया में कैटेगरी क्या 1। है, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है क्या? कुछ ट्री लेस, मतलब ट्री का ऐसा कुछ है क्या वहां पे? नो सर। तो वहां पे क्या है, पर्टिकुलर क्या है वहां पे? पूरा एकदम प्लेन
एक फ्लैट टाइप का एरिया हुआ जिसमें पर्टिकुलर जो विंड और जो है वहां पे है, तो क्या अपन उसको कैटेगरी नंबर 1 में डाल देंगे? यस सर। क्यों? सर हाइट, सर हाइट दे रखा है। हाँ, हाइट का फैक्टर भाई। अगर आपका वो जो सैंड ड्यून्स जो है वहां पे पर्टिकुलर, भाई सैंड ड्यून्स भी तो है ना भाई, पर्टिकुलर यहाँ पे सैंड ड्यून्स भी तो होंगे, और ट्री तो नहीं है लेकिन पर्टिकुलर सैंड ड्यून्स भी होंगे। लेकिन वो जो सैंड ड्यून्स है वो क्लोजली स्पेस नहीं है। यस और नो? यस। तो अपन वी कैन कैटेगराइज इन दिस कैटेगरी नंबर सेकंड और कैटेगरी 1, कौन सी कंसीडर करेंगे? 2। 2 करेंगे ना? अगर यस यस इसी सर। अगर इसी चीज को सम एरिया से हटा के मैं अगर जैसलमेर का मान लो प्लेन एरिया कंसीडर करता, वहां पे जो ट्री की जो हाइट है विच इज द लेस देन 10 मीटर, और स्कैटर्ड है ना, इस पे स्ट्रक्चर्ड टाइप के है ना सारे ट्री है बट फ्लैट स्ट्रक्चर है, तो भी वो कैटेगरी नंबर सेकंड होता। और यही चीज अगर ओपन सी कोस्ट में क्या होता है कि उसमें पर्टिकुलर सी कोस्ट में एकदम ऐसे सैंड ड्यून्स की तरह इतना बड़ा एक ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। आपने देखा होगा सैंड ड्यून्स में एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे, फिर उसके बाद में यहाँ से फिर वापस एक ऑब्जेक्ट, तो उनकी हाइट मोस्टली 10 मीटर से ज्यादा नहीं होगी। वी कंसीडर मे बी हाइट 10 मीटर से भी ज्यादा हो सकती है, बट क्लोजली स्पेस नहीं है, स्कैटर्ड है। तो वी कैन कैटेगराइज दी दिस पर्टिकुलर एरिया इन कैटेगरी नंबर 2। तो यहां पे सबसे पहले लिखना है अपने को कैटेगरी नंबर 2। अब मेरे को कौन बताएगा? अदिति बताएगी कि स्ट्रक्चर की क्लास कौन सी है। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। सबसे पहले ए बी सी लिखो। लेस देन 20, ग्रेटर सर देन बी। 50, बी। और मैक्सिमम डायमेंशन लेना है। बी कौन सी सर। कैटेगरी होगी? बी। बी या ए? सर ग्रेटर देन, सर मैक्सिमम डायमेंशन लेंथ है 25 मीटर। हाँ, ग्रेटर देन और 20 हो गया, और लेस देन 50। तो ये हो गई आपकी क्लास बी। और हाइट ऑफ स्ट्रक्चर कितना? 50 मीटर। 15 मीटर। अब K2 की वैल्यू निकालो। सबसे पहला काम क्या निकाला था अपन ने? कैटेगरी 2। कैटेगरी 2 में गया मैं, फिर उसके बाद में मैं गया क्लास क्लास। नंबर बी। ओके। और थर्ड स्टेप है मेरा, ये लिख देना, बहुत मतलब एकदम लॉजिक है, बुक्स पढ़ोगे या फिर कोड में जाओगे नहीं पता चलेगा कैसे फाइंड आउट करना है। पहले आप क्या निकाल दोगे? कभी हाइट निकाल दोगे, कभी क्लास निकाल दोगे, फिर बाद में वापस जाओगे कैटेगरी कौन सी है। ये 3 स्टेप इजी है, और इसके अकॉर्डिंग ही K2 की वैल्यू ली अपन ने। ओके। तो फर्स्ट सबसे पहला 15 मीटर इसके लिए, और आगे बढ़ते 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 यहाँ जाओ, और ये है कैटेगरी नंबर 2, क्लास नंबर 2। ये मैं मार्क कर रहा हूं जो रेड पेन से, ये है आपका क्या? K2 फैक्टर 1.02। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। यस सर। ओके। तो अब तक अपन ने K1 K2 वैल्यू जो है वो बाय द हेल्प ऑफ द IS कोड और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्टर कंसीडर्ड और विथ एग्जांपल अपन ने फाइंड आउट कर लिए। ओके। अब आते हैं नेक्स्ट जो है स्टेप अपना, वो है K3। K3 बड़ा पंगा है। K3 इतना इतना लॉजिक देता है, और ये K3 जो है वो क्या क्या कंसीडर करता है? K3 कंसीडर करता है, एक तो सबसे पहला जो बेसिक विंड जो स्पीड थी, बेसिक विंड स्पीड जो थी अपन ने जो कंसीडर किया था, इट इज ओनली बेसिक विंड स्पीड, इट अकाउंट फॉर जनरल साइट लेवल
above the mean sea level मीन्स जनरल साइट लेवल पे कंसीडर किया था ये बेसिक विंड स्पीड। इसमें किसी तरह का कोई ये नहीं कंसीडर किया कि उसके सराउंडिंग लोकल टोपोग्राफी कैसी है, उसके वहां पे हिली एरिया कैसा है। काफी चीजें लिखूंगा मैं, आपसे पूछूंगा। आपकी जियोलॉजी अच्छी होनी चाहिए। आई थिंक आपने थर्ड सेम में जियोलॉजी पढ़ी ना? जियोलॉजी पढ़ी कि नहीं? यस यस और सर, नो? यस सर। यस सर। हाँ, तो लोकल जो फीचर्स है टोपोग्राफी की, जो एरिया है वहां पे सबसे पहले हिल्स, फिर वैलीज, फिर क्लिफ। सबसे पूछूंगा एक एक क्वेश्चन, ये दिमाग में सोच के रखना, किसी को भी पूछ सकता हूं ये। चार चीजें लिखी है मैंने, चारों चीजों में से वन हिल। हिल क्या होता है धर्मेंद्र? पहाड़ी की तरह चोटी। पहाड़ी। इसने पहाड़ी बताई, ये तो हिंदी का वर्ड हो गया। एज ए सिविल इंजीनियर क्या डिफाइन करते हो? सर एक पीक पॉइंट होगा इसमें, हैं? हाइट होगी वो पीक पॉइंट की तरह होगी। अगर मैं इसका ये कंटूर ड्रॉ करूं, ये सही है? या ये सही है? कौन सा हिल है? सेकंड। ये वाला हिल है या ये वाला? सेकंड हिल है सर। तो हिल में एक्चुअल में क्या है कि ये जस्ट एक ये ऑब्जेक्ट, ये मतलब सॉरी ये एक कंटूर, सेकंड कंटूर, थर्ड कंटूर, फोर्थ कंटूर, और ये जो कंटूर का जो लेवल है वो करस्पॉन्डिंग इंक्रीज होना चाहिए। अगर 80, 90, 100, 110 और इसका क्रॉस सेक्शन करोगे तो ये आपको ऑब्जर्व होगा। ओके, अब बताएगा सतीश, वैली। वैली क्या होती है सतीश? सर मतलब जो हिल होती है उसको रिवर के थ्रू जब कट किया जाता है तो वैली शेप को ऑब्जर्व होती तो वैली कैसी होती है बताओ? है, वैली वी शेप। यस सर। ऐसी होती है? यस। हैं? यस और नो? यस सर। ओके, अब नेक्स्ट अदिति, क्लिफ क्या होती है अदिति? वर्ड सुना हुआ है? जिसको काफी बार बोलते हैं वर्टिकल क्लिफ, क्या होता है? सर नो आइडिया। अरे ये तो बहुत मतलब वो वाली बात होगी, मतलब ये तो काफी जनों को पता होता है, और ये वन ऑफ द फेमस क्वेश्चन इन दी जियोलॉजी और टफेस्ट क्वेश्चन इन सिविल इंजीनियरिंग में होगा शायद तक, एज एज कंसिडर्ड जियोलॉजी। अगर जियोलॉजी पढ़ी है और ये अगर नहीं पढ़ा है आपने और फॉरगेट, या आप भूल गए, ये तो बहुत वेरी वेरी बैड सिचुएशन। क्लिफ नहीं पता आपको? तो बड़ी बड़ी चट्टानें होती है ना, हाँ, समुद्र का दो पहाड़ों के बीच में से वो पानी वो लहरें जाके काट देती है उनको, तो फिर बड़ी बड़ी चट्टानें बन जाती है अलग अलग ये कोई लॉजिक समुद्र नहीं के होगा किनारे ये के तो पास। ना, सर ये कोई लॉजिक नहीं। ये रॉक की सर क्रस्ट और ट्रफ में मतलब। अरे आपने कंटूर में देखा थे कि कंटूर आर कैन नॉट बी मर्ज टुगेदर, कैन
कंटूर आर नॉट ओवरलैपिंग दी टुगेदर, एक कंटूर पे दूसरा कंटूर नहीं चढ़ता है। एक्सेप्शनल केस इन द केस ऑफ द वर्टिकल क्लिफ। अब वर्टिकल क्लिफ क्या होती है कि ये है आपकी वर्टिकल क्लिफ, ये है आपका पहाड़ी एरिया, ओके। ये है आपका टॉप लेवल, ये टॉप लेवल है 110। सेकंड जो कंटूर लाइन है वो है 100, देन थर्ड वन इज 90 एंड फोर्थ वन ये जो है ये 80, बट इट स्टिल ऑन द 90 पॉइंट। थर्ड वन इज 80, ये 70। तो अब मैं इसका कंटूर बनाऊं तो अगर ये टॉप से अगर ये जो पोर्शन दिखा रहा है वो 110, बट इसके जस्ट पास में एक है 100, बट कंटूर आपस में कट भी हो रहा है। सेकंड स्टेप में देखना, ये सेकंड स्टेप में यहां से कट होने के बाद में 90 डिग्री मींस ये वाला जो लेवल है इस कंटूर को कट कर रहा है या फिर एक ही मर्ज पे हो रहा है। ये दोनों जो कंटूर का है एलिवेशन वो 90 डिग्री भी है, सॉरी 90 डिग्री क्या, ये 90 लेवल फ्रॉम दी योर डेटम और मीन सी लेवल, ये मीटर में। तो ये पर्टिकुलर क्या है, वर्टिकल क्लिफ बनती है। ये वर्टिकल क्लिफ बनती है ड्यू टू इरोजन ऑफ द सर्टेन टाइप ऑफ रॉक ड्यू टू वाटर और विंड। तो पर्टिकुलर जो ये मेटेरियल है तो उसमें इसका वर्टिकल क्लिफ बनाने के लिए डायग्राम ये ऐसा रहता है इसका, एक ही पॉइंट पे वापस कंटूर मिलना, बट दूसरी जगह पे डिफरेंट है, इस पॉइंट पे फिर कंटूर मिल रहा है एक। तो यहाँ पे पता चलता है कि यहाँ पे वर्टिकल क्लिफ बनी हुई है जो हर पॉइंट को सेम टू सेम डिनोट कर रहा है। वर्टिकल सबसे ऊपर वाला टॉप लेवल था 110, तो ये 110, बट सेम डिग्री, मतलब यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट नहीं हो रहा है, वो है 100 और फिर है 90, फिर 90। तो ये मर्ज जो हो रहा है, सिंगल लाइन जो हो रहा है, इसको बोलते हैं वर्टिकल क्लिफ। आ गया? यस सर। यस सर। आपने जियोलॉजी नहीं पढ़ी क्या? और किसी को लगता है कि जियोलॉजी जस्ट पासिंग मार्क्स थी? तो सिविल इंजीनियर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहता है इंटरव्यू पर्पज में ईएस, और कहीं पे भी जाओगे आप रीजनल लेवल पे तो सबसे ज्यादा पूछी जाती है जियोलॉजी। क्योंकि आप एक सिविल इंजीनियर हो तो आप ऑब्जर्वेशन करते हो, आप मैप रीडिंग करते हो, आप कंटूर रीडिंग करते हो, आप यू कैन इन दी योर बैचलर डिग्री यू ड्रॉ दी कंटूर मैप्स। तो ये कंटूर मैप्स ड्रॉ कर रहे हो तो पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट है उसके बारे में डिटेल पता होना चाहिए। अब आते हैं एक एस्कार्पमेंट्स या फिर रिज इफेक्ट्स। ये क्या होता है भाई, कौन बताएगा? पता है किसी को या यस और नो? सर ये आई थिंक ना सर जितने भी रिजेस होते हैं सर उससे एक प्लेन से मतलब सर ऐसा कुछ ध्यान आ रहा है। हाँ, इसमें क्या होता है कि पर्टिकुलर सर्टेन लेवल ऑफ द ग्राउंड इज राइजिंग एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। क्या हुआ कि यहाँ पे लेवल था 100, but it is the sudden change to the 150 which is directly reflected to 50 meter, और we can say 20 मीटर, मान लो 120 मीटर है तो 20 मीटर का ये क्या हुआ, सडन राइज। मतलब एक टेरेन जो है वो ऐसे राइज होता है, ओके, नॉर्मल टोपोग्राफी में, बट इट इज अ सडन राइज। तो इसको बोलते हैं एस्कार्पमेंट्स, मींस कि रिज इफेक्ट, कि अगर आप इस पॉइंट पे हैं तब तो आप बोल रहे हो कि 100 मीटर पे हूं, और जस्ट अगर आपने फ्यू मीटर्स 1 मीटर ही अगर आपने स्टेप लिया फिर आप बोल रहे हो कि 120 मीटर पे हूं। मींस अगर कंटूर यहाँ पे मैं ड्रॉ करूं तो इस पॉइंट पे मेरा कंटूर था 100 मीटर, ओके, मतलब इस पॉइंट पे कहीं पे भी मैं खड़ा होऊंगा तो उसका एलिवेशन होगा 100 मीटर, बट आपने इसी पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर जाके आपने बोल दिया कि ये सेकंड कंटूर है और इसका कंटूर का 150 मीटर है, 120 मीटर सॉरी।
तो मतलब इस पॉइंट पे रिज का एक इसका रिज एक इसका रिज, ये क्या है, राइज हो रहा है, और राइज और फॉल भी हो सकता है। एस्कार्पमेंट्स मींस उसका जहां पे एज बोले कि एज से सर्टेन राइज हो, ये कैसे डेवलप होता है, ड्यू टू विंड और वाटर इरोजन। तो एक पर्टिकुलर हिल देखी होगी आपने, और एक टेरेन है, ये कंटिन्यू जो ब्लोइंग कर रहा है, और इस वाले पोर्शन को पूरा उसने ब्लो करने के बाद में इसका क्रॉस सेक्शन बनता है, तो कुछ इस टाइप का बनता है। गूगल पे सर्च करना, डायरेक्टली मिल जाएगा। सर प्लेटिव फॉर्म इसी से होता है ना, स्कार्पमेंट से? किससे? स्कार्पमेंट से सर प्लेटिव जो होता है वो इसी से फॉर्म होता है ना? क्या फॉर्म होता है, सॉरी आई एम नॉट गेटिंग। प्लेटिव। प्लेट क्यूब कैसे? आई एम नॉट गेटिंग योर पॉइंट। सर जो प्लेटिव जो होता है ना, पठारी हाँ जो हाँ, होते हैं सर, तो स्कार्पमेंट के तो एग्जाम्पल हो गया ना वो। मतलब ये पर्टिकुलर इरोजन होने के वजह से इस पर्टिकुलर रिज के अफेक्ट होना, मतलब रिज में चेंजेस होना, इसका रिज और इसका रिज चेंज होना, तो ये सारा क्या है, एस्कार्पमेंट्स में आता है। ओके, ओके सर। अब आते हैं, ये किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है भाई, लोकल टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का फैक्टर लेना है तो पूरा जियोलॉजी लग जाएगी इसमें। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कॉम्प्लेक्स है, मतलब एक्चुअल में इसको वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको आईएस कोड ने जनरलाइज बताया है कि ये जो पर्टिकुलर जो क्लिप्स और ये सारे जो फैक्टर्स हैं, इसके लिए क्या क्या चीजें फैक्टर है, देखो। द इफेक्ट ऑफ टोपोग्राफी विल बी सिग्निफिकेंट एट ए साइट व्हेन द अपविंड स्लोप, मतलब अपविंड स्लोप मतलब ये वाला, इसके डायरेक्शन वाला थीटा, ये पोर्शन क्या है, अपविंड, मिल यहां से डायरेक्शन विंड की आ रही है, और पर्टिकुलर जाने के बाद में ये है आपका डाउन विंड। ओके, अब सेकंड है कि अगर वो अपविंड एंगल इज नॉट ग्रेटर देन 3 डिग्री, अगर वो 3 डिग्री नहीं है, मींस उसकी मैक्सिमम वैल्यू 3 डिग्री से नहीं है, तो यू कैन अज्यूम दी डायरेक्टली K3 1। If the theta is not greater than 3 degree of this value, you can assume the K3 equal to 1.0। एक तो ये वैल्यू फाइंड आउट करता है। सेकंड है the value of the K3 is confirmed in the range of the 1.0 to 1.36 for the slopes greater than 3 degree। कि अगर आपका स्लोप इज ग्रेटर देन 3 डिग्री है, तो देन द K3 इक्वल टू 1.0 टू 1.36 रेंज। ये है आपका सेकंड पॉइंट। अब आते हैं, इफ यू वांट कैलकुलेट K3 वैल्यू फॉर topographical effect, then go to appendix C of IS code 875 पार्ट 3। ओके, ये जो अपेंडिक्स सी है वो क्या है, चले अपन आईएस कोड में, चलो आईएस कोड का अपन चलते हैं अपेंडिक्स नंबर सी। इफ यू वांट इन योर पीसी एंड यूज दी फॉक्सिट रीडर सर्च करना, 10 वर्जन आई थिंक अपलोडेड हो गया। तो ये जो नॉर्मली जो पीडीएफ रीडर है, ये बहुत मतलब आपको इतने सारे फीचर्स देता है, और मोस्टली मतलब इसमें ना आप यू कैन शेयर पीडीएफ, यू कैन चेंज दी पीडीएफ ना पेज को चेंज कर सकते हो, तो पीडीएफ आपका टूल्स है इसमें। और इसमें आप कमेंट्स भी लिख सकते हो, अपने नोट्स बना सकते हो, पर्टिकुलर अगर पीडीएफ जो है उसमें आप टाइप करने के बाद में अगर कहीं पे नोट्स बनाना चाहते हो, एडिशनल पॉइंट हाईलाइट कर सकते हो, जहां पे आपको पीडीएफ की परमिशन दे वहां पे पर्टिकुलर हाईलाइट कर सकते हो।
तो इन दी पीसी आई रिकमेंडेड दी यूज दी फॉक्सिट रीडर। ओके, अब आते हैं अपेंडिक्स नंबर सी। ये है किसके लिए? इफेक्ट ऑफ ए क्लिफ और एस्कार्पमेंट ऑन इक्विवेलेंट हाइट अबव द ग्राउंड। किसी एक पर्टिकुलर हाइट के अबव अगर आपको क्लिफ और एस्कार्पमेंट का ये जो इफेक्ट है वो देखने के लिए अगर आपको लेना है तो सबसे पहला याद रखना एक चीज, वो है ये जनरल नोटेशन। ये एक पर्टिकुलर टोपोग्राफी की नोटेशन है। कैसे बनता है ये डायग्राम? ये डायग्राम बनता है, जस्ट आप सबसे पहले क्या करो, ये है आपका नॉर्मल टोपोग्राफी वाला पोर्शन और एक ये पर्टिकुलर ऑब्स्ट्रैक्ट आया है। इस ऑब्स्ट्रैक्ट में सबसे पहले ये जो क्रस्ट जो लेवल है इसका, इसके डायरेक्शन में तो आपकी अपविंड बोलते हैं और इस डायरेक्शन को बोलते हैं नेगेटिव डाउनविंड। ओके, और ये क्रस्ट जो है वो पर्टिकुलर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, सॉरी टेंजेंट ड्रॉ नहीं हुई, मैं टेंजेंट ड्रॉ करना चाहता हूँ, तो ये है आपका पर्टिकुलर टेंजेंट ड्रॉ कर दिए यहाँ पे। सेकंड एक और टेंजेंट ड्रॉ कर दी, डाउनवर्ड, इसको डाउनविंड स्लोप बोलते हैं और ये आपका अपविंड स्लोप। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग है देखना। ये जो क्रस्ट है इसके डाउनविंड साइड में तो आपको जाना है कितनी, मतलब पर्टिकुलर जो हिल है या फिर ये जो ऑब्जेक्ट है कहां तक इफेक्टिव होगा फॉर कैलकुलेटिंग दी K3। तो 2.5 टाइम्स ऑफ दी LE, यहां तक एक इफेक्टिव लाइन लेनी है। फिर सेकंड जो है लाइन वो ड्रॉ करनी है आपको 1.5 टाइम्स ऑफ दी LE, और वेयर दी LE इक्वल टू इफेक्टिव हॉरिजॉन्टल लेंथ ऑफ दी हिल। हिल जो है उसकी इफेक्टिव हॉरिजॉन्टल लेंथ जो है वो डिपेंड कर रही है। ओके, यहां तक क्लियर? यस सर। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं अपन। ये आपका हो गया स्लोप थीटा, जिसके लिए अपन बार बार अपन कर रहे थे भाई थीटा की वैल्यू इफ दी लेस देन 3 डिग्री K3 इक्वल टू क्या लेते हैं 1, और थीटा इज ग्रेटर देन 3 डिग्री देन K3 इक्वल टू 1.02 1.36, ये रेंज में रहेगा। ओके, अब आते हैं अपन यहाँ पे IS कोड में। ओके, तो टोपोग्राफी फैक्टर फॉर द K3 C1, एक तो हो गया देखो, द इन्फ्लुएंस ऑफ द टोपोग्राफी फीचर्स इज द कंसीडर टू एक्सटेंड 1.5 LE अपविंड साइड और 2.5 LE, कितना हो गया टोटल 4 LE आपको क्या करना है, उसकी हॉरिजॉन्टल डायमेंशन कंसीडर करनी है। ओके, अगर सबसे पहला कि अगर आपका LE इज द इफेक्टिव हॉरिजॉन्टल लेंथ ऑफ द हिल डिपेंडिंग ऑन द स्लोप, स्लोप पे डिपेंड करता है। अगर स्लोप की थीटा 3 डिग्री टू 70 डिग्री है तो डायरेक्टली L कंसीडर करेंगे, एक्चुअल लेंथ ऑफ द विंड विड्थ स्लोप इन द विंड डायरेक्शन, ये L की बात कर रहा है यहाँ पे। मींस यहां से यहां तक जितना पोर्शन कटेगा वो लेना है LE, ये लेना है L। तो LE इक्वल टू L कब कंसीडर करना है, जब थीटा इक्वल टू 70 डिग्री टू 3 डिग्री के बीच में। ओके, देन सेकंड, अगर थीटा इज ग्रेटर देन ये हो जाएगा तो Z जो है उसकी वो है क्या, इफेक्टिव हाइट, जिस पर्टिकुलर, ये मैं अगर एक ड्रॉ करूं
ये ड्रॉ है किसके लिए, ये है आपका एवरेज ग्राउंड लेवल, क्योंकि भाई टोपोग्राफी इफेक्ट होगा तो एवरेज ग्राउंड का भी लेवल होगा ना, तो ये एवरेज ग्राउंड लेवल से इस पर्टिकुलर हिल का क्रेस्ट की हाइट, ये है जेड। ओके, तो सेकंड लेना है आपको एलई, इफ द थीटा इज ग्रेटर देन 70 डिग्री देन कंसीडर z डिवाइडेड बाय 0.3, z डिवाइडेड बाय 0.3। मोस्टली न्यूमेरिकल क्वेश्चन में K3 की वैल्यू डायरेक्टली इस दो कॉलम से आपको गिवन दे रखी है, बट इन द एडवांस how to read out this figure and how to calculate the K3 value for the इस पर्टिकुलर केस हिल और रिज केस में। तो ये तो हो गया आपका किसके केस में कि भाई ये एलई की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, फिर उसके बाद में थीटा। अब आते हैं पर्टिकुलर हिल एरिया और रिज एरिया, उसके लिए K3 की फॉर्मूला। ये जो K3 का फॉर्मूला है वो अपन देखेंगे कि ये है आपका K3 वैल्यू, K3 इक्वल टू 1 प्लस CS, 1 प्लस CS, where the C equal to 1.2 times of the Z। Z क्या था, वो जो मीन सी लेवल, मीन जो ग्राउंड लेवल था टू दी क्रस्ट, है ना। Z यहाँ पर क्लियर है ना, यस और नो? यस सर। ओके, देन 1.2 टाइम्स ऑफ दी Z डिवाइडेड बाय L। L क्या था कि इस पर्टिकुलर क्रस्ट पे, क्रस्ट से अप स्ट्रीम जहां पे कट रहा है वो वाली लेंथ। ओके, T का वैल्यू ये हो गया, लेकिन ये भी डिपेंड करेगा थीटा की वैल्यू। इफ द अपविंड स्लोप इज 3 डिग्री टू 70 डिग्री, ओके, देन C इक्वल टू 0.36 फॉर अपविंड स्लोप इज ग्रेटर देन 70 डिग्री। तो इस वाला फॉर्मूला K3 में एक चीज तो क्लियर होगी, C की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना है। अब आते हैं S फैक्टर। S जो फैक्टर है वो डिपेंड करता है किस पे, कि आपका हिल या रिज, ये आपका लोकल टेरेन है, उस पे डिपेंड करेगा। ओके, एस जो फैक्टर है बाय द हेल्प ऑफ, कहां गया, ये रहा। इसमें यहां से ध्यान रखना, क्लिफ और एस्कार्पमेंट्स के लिए जो थीटा है वो क्रस्ट से यहाँ पे देखा जाता है, और उसके लिए थीटा की वैल्यू कितना है, 3 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। और हिल और रिज टाइप का है तो ये जो थीटा है उसका डाउनवर्ड स्लोप, ये मतलब ये आप हिल से डाउनवर्ड की तरफ में जा रहे हो तो ये जो थीटा है वो 3 डिग्री से कम होना चाहिए, ये इस तरह कंसीडर करते हैं। और फिगर नंबर 14 और 15, 14 तो है क्लिफ और एस्कार्पमेंट्स के लिए फॉर कैलकुलेटिंग दी एस वैल्यू, ये है आपकी एस वैल्यू, और h अपॉन एलई हाइट ऑफ द स्ट्रक्चर टू द इक्विवेलेंट लेंथ एलई, एलई अपन ने फाइंड आउट कर सकते हैं। और विंडवर्ड की डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और डाउनवर्ड की डायरेक्शन में अगर आपकी डायमेंशन है क्रस्ट की, मतलब अगर इस डायरेक्शन में जाओगे तो आपको एस की वैल्यू ये फाइंड आउट करनी है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाना है तो एस की वैल्यू ये वाली वैल्यू लेनी है। सिमिलर प्रोसेस फॉर दी रिज एंड हिल। इसका एक अपन सॉल्व एग्जांपल करेंगे, मींस एक अपन जो K3 जो वैल्यू है हाउ टू कैलकुलेट, ये अपन फाइंड आउट करेंगे। ओके, सॉरी एक इसमें एक करेक्शन कर लेना, ये पर्टिकुलर जो एस वैल्यू है वो तो एक तो किसके लिए, क्लिफ एंड एस्कार्पमेंट्स और रिज एंड हिल। ये है आपका फिगर नंबर 14 और फिगर नंबर 15
और उससे फाइंड आउट करना है एस वैल्यू विच इज एच अपॉन एल ई और एक्स अपॉन एल ई पे डिपेंड्स करता है. ओके, ऑल थिंग्स आर क्लियर. यस सर. Okay, so today's lecture is now over. If you have any doubt, then you can unmute your mic and ask to me. Any doubt? No sir. Oh, okay, thank you. You can now leave. Thank you. Thank you sir.